हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में फिजिक्स में लेसन 3 चैप्टर 3 ग्रेविटेशनल। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में वीडियो में आपको ग्रेविटेशनल के बारे में बताया गया था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, ऑर्बिट क्या है। उसके बाद आपको बताया गया था सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है आज, वो क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन डिस्कवर किया था? तो न्यूटन ने किए थे, साइंटिस्ट न्यूटन किस सन में? 1686। In 1686 Newton was discovered the universal law of gravitation। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट क्या है देखिएगा, नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक ना, ये स्टेटमेंट्स है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट है। क्या है फिर से देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, बात समझ में आई? इस लॉ को कौन डिस्कवर किया? तो आप लोग बताएंगे न्यूटन ने। किस सन में किया? 1686 ईस्वी में, 1686 में, 1686 में कौन किया? न्यूटन। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये हो गया। आप इसकी प्रूफ की बात करें, प्रूफ, इसको चलिए वेरीफाई करते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए कंसीडर कर लें, वी हैव टू बॉल ए हैज मास m1 एंड बॉल बी हैज मास m2। ठीक है, कंसीडर कर लिए, लेट अस कंसीडर वी हैव टू बॉल ए एंड बॉल ए हैज मास m1 एंड बॉल बी हैज मास m2। ओके, कोई दिक्कत? ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ बॉल ए और बॉल बी दोनों पे फोर्स F लग रहे हैं। ठीक है, इक्वल फोर्स, यहाँ से दोनों पे क्या लग रहे हैं? फोर्स। कौन सा फोर्स? बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ बॉल ए पर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा है, बॉल बी पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा है। ए और बी के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक ना, उसको कंसीडर कर लिया गया स्मॉल r है, या फिर आप इसको d भी कंसीडर कर सकते हैं, डिस्टेंस या रेडियस। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? लेट अस एज्यूम दैट वी हैव टू बॉल ए एंड बॉल ए हैज मास m1 एंड बॉल बी हैज मास m2 and having the separation between ball A and ball B is R। ओके, या फिर D। अब देखिए ध्यान से, now be going to statements of universal law of gravitation। ठीक है, क्या है देखिए ध्यान से, the force of attraction between two bodies, यानी बॉडी A और B के बीच में जो फोर्स F लग रहा है, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट के। किसके प्रोडक्ट के? मासेस के प्रोडक्ट के। इट मीन्स वी कैन राइट हेयर F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये R, ठीक है, A और B के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हैंस वी कैन राइट हियर
F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ओके, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, नाउ कंबाइनिंग equation number 1 and 2 we get, ओके। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, कंबाइन कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको? इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करिए। चलिए देखिए, इधर 1 एंड 2 कंबाइन कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है आपको यहाँ से? देखिए ध्यान से, एफ क्या है यहाँ? कॉमन है ना? ओके, एफ दैट इज एफ प्रोपोर्शनल, यहाँ से M1 इंटू M2 अपान ये r² हो जाएगा, कोई दिक्कत? ओके, ठीक। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नियतांक। अब इसको हटाएंगे, दैट इज एफ इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो इक्वल ले आएंगे और कांस्टेंट जी आ जाएगा, एफ इक्वल टू जी M1 इंटू M2 अपान r², ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए, एफ इक्वल टू M1 M2 अपान r², ठीक है। हेयर आ गया आपका एफ इक्वल टू जी M1 M2 अपान r²। दिस इज द, क्या गया? दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेयर एफ क्या है? वेयर एफ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, शार्ट में लिख दिए हैं जी, अब ग्रेविटेशनल फोर्स। M1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, कोई दिक्कत? M2 क्या है? मास ऑफ सेकेंड बॉडी, कोई दिक्कत? ठीक ना? और R क्या है? R डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, R डिस्टेंस है ए और बी के बीच की दूरी है, ठीक ना। और G क्या है? वेयर G इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट, G क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक ना। और G की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से G यूनिवर्सल कांस्टेंट, वेयर द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ओके, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग कंप्लीट्स करेंगे। अब आगे चलते हैं, जो अगला टॉपिक है वो यूनिट। अगर इसकी यूनिट की बात करें, किसके यूनिट देख लीजिए, यहीं से ही यूनिट निकल आएगी, ठीक है। कैपिटल जी की अगर हम लोग यूनिट निकालें तो यहीं से आ जाएगी कैपिटल जी, यूनिट ऑफ कैपिटल जी यूनिट। देखिए अगला टॉपिक, यहाँ से यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कैपिटल जी, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ से F इक्वल टू जी M1 इंटू M2 अपान r², ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ से आप लिख सकते हो G इक्वल टू जी की यूनिट फाइंड करना है, तो दिस इम्प्लाइज G इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। ओके, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? ओके, देखिए एफ क्या है? फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, आर क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर है, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यहाँ आर स्क्वायर है यानी मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मीटर स्क्वायर अपान ये m1 m2, m क्या है? मास है, और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और m2 मास किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। ये चीज़ आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपकी क्या आ गई? कैपिटल G की यूनिट। और अभी वैल्यू आपको बताए थे, कैपिटल G की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ तक, ठीक ना। उसके बाद फिर चलिए इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा? इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक ना, देखिए यूनिवर्सल लॉ हो गया, और उसके बाद इसका प्रूफ हो गया, फिर उसके बाद क्या है? इम्पोर्टेंस। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखिए। देयर आर फॉलोइंग इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है इसका? यूनिवर्सल लॉ का क्या महत्व है दैनिक जीवन में? कहाँ इसका यूज है, कहाँ उपयोग करते हैं? तो देयर आर फॉलोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लाइक एस। फर्स्ट पॉइंट देखिए, नोट करते चलेंगे। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो हमको पृथ्वी से पकड़े हुए होता है, नहीं तो हम चल ना सकें, गिर जाएं, स्लिप कर जाएं। इसलिए इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटी, इन ह्यूमन लाइफ। ओके, ठीक है। द फोर्स दैट बाइंड अस, बाइंड करता हम लोगों को कहाँ पे? अर्थ पे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, जो मून, चंद्रमा क्या करती है? चक्कर लगाती है, किसकी? अर्थ की। इसी की वजह से यूनिवर्सल क्या? फोर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ, इसी लॉ के इम्पोर्टेंस के ही वजह से, यूज की वजह से, इसी की वजह से मून जो है वो क्या करती है? अर्थ का चक्कर लगाती है, रोटेट करती है। ठीक ना। थर्ड पॉइंट, द मोशन ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का मोशन, उपग्रह की चाल, अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ जो प्लैनेट मूव करते हैं उसमें भी इसका अहम रोल होता है, इम्पोर्टेंस होता है। चौथा पॉइंट, द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, नदियों में जो पानी बहते हैं, फ्लो करते हैं, उसमें भी क्या है? इसका इम्पोर्टेंस होता है। किसका? इस यूनिवर्सल लॉ का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। हैंस वी कैन से दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ इज़ वेरी वेरी एप्लीकेबल फॉर ऑल ह्यूमन बॉडीज़। ठीक ना, कहने का मतलब इसका जो इम्पोर्टेंस है, ठीक ना, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक ना, तो क्या पढ़ेंगे अगले टॉपिक पर? जो हम लोग को क्या करना है? इस लॉ पर, ठीक ना, किस पे? अभी जो प्रूफ किए, F = G m1 m2 अपान r स्क्वायर, इस लॉ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल। ठीक है, इस लॉ पर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर अब हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। ओके,
जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।